हेलो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक न्यूज़पेपर डिलीवरी बॉय से वर्ल्ड ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर तक पहुंचने के। 30 अगस्त 1930 को एक लड़का ओमाहा नेब्रास्का में पैदा हुआ जिसका नाम वॉरेन एडवर्ड बफेट रखा गया, जो 70 साल बाद दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर के नाम से जाना जाता है। इसका अंदाज़ा अब इसी बात से लगा सकते हैं कि वो दुनिया के सबसे अमीर 5 लोगों में शामिल है। आज हम उनकी जर्नी के बारे में बात करेंगे, कैसे उन्होंने एक न्यूज़पेपर डिलीवरी बॉय से दुनिया के सबसे अमीर इंसान बने थे। बफेट ने कम उम्र में ही बिजनेस और इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट दिखाया। वो 7 साल की उम्र में ही ओमाहा पब्लिक लाइब्रेरी से उधार ली गई एक किताब 1000 वे टू मेक $1000 से इंस्पायर्ड थे। स्टॉक मार्केट में बफेट का इंटरेस्ट का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि वह स्कूल के दिनों से ही इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपने पिता के ब्रोकरेज ऑफिस के पास एक रीजनल स्टॉक ब्रोकरेज के कस्टमर लॉन्च में समय बिताया। फिर उनके पिता ने बफेट के इंटरेस्ट को देखकर उनको एजुकेट करने में रुचि ली। उस समय उन्हें 10 साल की उम्र में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ले गए। 11 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला इन्वेस्टमेंट किया और पहला स्टॉक सिटी सर्विस का 6 शेयर खरीदा। 3 शेयर अपने लिए, 3 अपनी बहन के लिए। उस समय एक शेयर की कॉस्ट $38 थी और उसके बाद शेयर की वैल्यू $27 तक गिरती है, लेकिन जल्द ही वापस $40 तक पहुंच जाता है। वॉरेन अपना और अपनी बहन का स्टॉक $40 पर बेच देते हैं। तुरंत उसके बाद ही यह एक शेयर $200 से अधिक पहुंच जाता है। अपने पहले बिजनेस वेंचर में से एक, बफेट ने च्युइंगम, कोका कोला और वीकली मैगजीन घर घर बेची। वह अपने ग्रैंडफादर की ग्रोसरी स्टोर में भी काम किया करते थे। अभी भी हाई स्कूल में रहते हुए उन्होंने न्यूज़पेपर डिलीवरी करके गोल्फ की गेंदों और टिकट को बेचने और अन्य मीडियम से पैसे कमाए। इसी साल वह अपनी सेविंग का $1200 40 एकड़ खेत में इन्वेस्ट करते हैं। 1947 में हाई स्कूल में अपने सीनियर ईयर में बफेट और एक दोस्त ने $25 की कीमत की एक इस्तेमाल की हुई पिनबॉल मशीन खरीदी। बफेट पोटेंशियल प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं और इसे पास के नाई की दुकान में रख देते हैं। महीनों के भीतर उनके पास 3 अलग अलग स्थानों में 3 मशीनें थीं। इसी बिजनेस को बाद में वॉर वेटरन को $1200 में बेच देते हैं। उसी साल बफेट 5000 से अधिक की कमाई न्यूज़पेपर डिलीवरी करके किया। उनके पिता उन पर कॉलेज जाने का दबाव डालने लगे। ये बफेट को अच्छा नहीं लगता था, लेकिन उस साल वह पेंसिल्वेनिया में हार्वर्ड स्कूल ऑफ फाइनेंस एंड कॉमर्स में इनरोल कर लेते हैं। बफेट शिकायत करते हैं कि वह टीचर से ज़्यादा जानते हैं। उन्हें नेब्रास्का यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र कर दिया गया। उन्हें कॉलेज के बाद जेसी पेनी में नौकरी की पेशकश की गई, लेकिन उन्होंने इसे भी रिजेक्ट कर दिया। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में बैचलर ऑफ साइंस के केवल 3 साल में ग्रेजुएट कर लिया था। उस समय तक उनकी सेविंग $9800 तक पहुंच गई थी। 1950 में वॉरेन बफेट ने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एडमिशन के लिए अप्लाई किया, लेकिन वहां सिलेक्शन नहीं हुआ। उन्हें पता चला कि पेन ग्राहम, डेविड डोड, 2 फेमस सिक्योरिटी एनालिस्ट वहाँ प्रोफेसर हैं। फिर वो कोलंबिया में एडमिशन लेते हैं। जब उनको पता चला ग्राहम जीको इंश्योरेंस के बोर्ड मेंबर हैं, अगले दिन सुबह वो वाशिंगटन डीसी के लिए एक ट्रेन पकड़कर चले जाते हैं। उसके हेडक्वार्टर पर पहुंच जाते हैं। काफ़ी वेट करने के बाद किसी तरह गार्ड उन्हें अंदर जाने देता है। वहाँ वो जीको के वाइस प्रेसिडेंट लोरिमर डेविडसन से मिलते हैं। वे 4 घंटे तक बात करते हैं और उनसे बिजनेस और जनरल क्वेश्चंस बीमा पर पूछते हैं। उस बातचीत के बाद बफेट जीको के बारे में इतने एक्साइटेड थे, अगले मंगलवार को
वह जीको स्टॉक खरीदने के लिए अपनी बचत का 65% अप्रोक्स $13,000 लगा देते हैं, जो उनके लिए बहुत लकी साबित हुआ। बफेट ने ग्रेजुएट कर लिया था, उसी साल वह वॉल स्ट्रीट पर काम करना चाहते थे। उनके पिता हावर्ड और टीचर ग्राहम दोनों ने उनसे बोला उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। बफेट ने बेन ग्राहम के लिए मुफ्त में काम करने की रिक्वेस्ट किया, लेकिन ग्राहम ने मना कर दिया था। फिर एक साइड इन्वेस्टमेंट के रूप में एक टेक्सासो स्टेशन खरीदा, लेकिन यह उम्मीद के मुताबिक काम नहीं किया। इसी बीच वह एक स्टॉक ब्रोकर के रूप में काम कर रहे थे। बफेट ने डेल कार्नेगी पब्लिक स्पीकिंग कोर्स किया। उसमें जो सीखा उसका उपयोग करते हुए उन्हें नेब्रास्का यूनिवर्सिटी में एक रात की क्लास इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल पढ़ना शुरू किया। वहाँ स्टूडेंट उनकी उम्र से दोगुने थे, क्योंकि वह केवल 21 साल के थे। उसी समय सूजन थॉम्सन के साथ डेटिंग करना शुरू कर देते हैं। कुछ महीनों में वॉरेन और सूजन की शादी हो जाती है और वे $65 प्रति माह का एक अपार्टमेंट रेंट पर लेते हैं। उनकी पहली संतान वहीं होती है, जिसका नाम सूजन है। 1954 में बेन ग्राहम ने बफेट को फ़ोन किया। उन्हें अपनी पार्टनरशिप फर्म ग्राहम न्यू मैककॉप में जॉब ऑफर किया, जो एक इन्वेस्टमेंट फर्म था। बफेट की स्टार्टिंग सैलरी $12,000 एनुअली थे। 1956 में ग्राहम रिटायर हो गए और अपनी पार्टनरशिप को ख़त्म कर दिया। 6 साल पहले कॉलेज छोड़ने के बाद से बफेट की इंडिविजुअल सेविंग $9,800 से बढ़ के $1,40,000 से अधिक हो गई थी। उसी साल वो अपनी फैमिली के साथ वाशिंगटन डीसी से ओमाहा लौट आए। उन्होंने बफेट एसोसिएट्स लिमिटेड बनाया और उनके फैमिली के 7 लोग और दोस्त ने $1,05,000 का कंट्रीब्यूशन किया। उसमें बफेट ने $100 इन्वेस्ट किया। वह अपनी पार्टनरशिप फर्म चला रहे थे। इसी साल उन्होंने 2 और पार्टनरशिप खोली। 1957 में बफेट ने 2 और पार्टनरशिप ऐड की। वह अब अपने अंडर 5 इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप मैनेज कर रहे थे। सूजन के साथ उनका तीसरा बच्चा होने वाला था। बफेट ने फर्मन स्ट्रीट पर $31,500 में 5 बेडरूम वाला हाउस खरीदा और 1958 पार्टनरशिप का तीसरा साल पूरा हुआ और बफेट ने अपने पार्टनर्स का पैसा दोगुना कर दिया। 1959 में बफेट का चार्ली मुंगेर से परिचय हुआ, जो बाद में बर्कशायर हैथवे के वाइस चेयरमैन बनेंगे। दोनों तुरंत साथ हो गए। बफेट ने अपने एक फ्रेंड से, जो कि डॉक्टर था, 10 अन्य डॉक्टर को खोजने के लिए कहा, जो उनकी पार्टनरशिप में $10,000 का इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हों। आखिरकार 11 डॉक्टर इन्वेस्ट करने के लिए एग्री हो गए। 1961 में अब लाखों की पार्टनरशिप के साथ बफेट एक पवन चक्की निर्माण कंपनी में अपना पहला $1 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया। बफेट अपने पुराने परिचितों से पूंजी जुटाने के लिए कुछ हफ्तों के लिए अपनी पत्नी के साथ न्यूयॉर्क लौट आए। इसी यात्रा के दौरान वह कुछ पार्टनर और कई लाख डॉलर का इन्वेस्टमेंट साथ लाते हैं। बफेट पार्टनरशिप, जिसकी शुरुआत $1,05,000 से हुई थी, अब वह $7 मिलियन की हो गई है। वॉरेन और सूजन व्यक्तिगत रूप से $1 मिलियन की संपत्ति के मालिक हो गए थे। बफेट सभी पार्टनरशिप फर्म को बफेट पार्टनरशिप लिमिटेड के नाम से जाने जाने वाली यूनिट में मर्ज कर देते हैं और ऑपरेशन को क्विक प्लाजा में मूव कर दिया जाता है, लेकिन यह ग्रांड ऑफिस नहीं था और मिनिमम इन्वेस्टमेंट को $25,000 से बढ़ाकर $1 लाख कर दिया जाता है। उसी साल बफेट ने पवनचक्की निर्माण कंपनी डेम्स्टर पर मुंगेर से सलाह ली। मुंगेर ने बफेट को हैरी बॉटल रिकमेंड की, एक ऐसा कदम जो बहुत प्रॉफिटेबल साबित हुआ। बफेट ने एक कपड़ा बनाने वाली कंपनी बर्कशायर हैथवे की खोज की, जिसका एक शेयर $8 से कम में मिल रहा था।
वह स्टॉक खरीदना शुरू कर देते हैं और बाद में वो एग्रेसिवली उसके स्टॉक बाई करने लगते हैं। उन्होंने एक शेयर खरीदने के लिए लगभग $15 का पेमेंट किया, जबकि कंपनी के पास एक शेयर $19 की वर्किंग कैपिटल थी। 1963 में बफेट ने अपने इन्वेस्टमेंट की 3 गुना प्रॉफिट पर डेम्स्टर को बेच दिया। लगभग बेकार कंपनी ने बफेट के इन्वेस्टमेंट को $2 मिलियन से अधिक वैल्यू का पोर्टफोलियो बना दिया। इसी साल बफेट की पार्टनरशिप बर्कशायर हैथवे का सबसे बड़ा शेयर होल्डर बन गया था। उसी साल फ्रॉड के कारण अमेरिकन एक्सप्रेस के शेयर $35 तक गिर गए। जबकि सभी लोग स्टॉक बेच रहे थे, बफेट ने बड़ी क्वांटिटी में शेयर खरीदना शुरू कर दिया। 1965 में बफेट के पिता हावर्ड का डेथ हो गया। वॉल्ट के साथ व्यक्तिगत रूप में मिलने के बाद बफेट ने वॉल्ट डिज्नी कंपनी में शेयर खरीदना शुरू कर दिया। वो 4 मिलियन का निवेश करते हैं, जो कंपनी का लगभग 5% है। अमेरिकन एक्सप्रेस के शेयर जो कुछ समय पहले खरीदे थे बफेट द्वारा, उनके लिए बाई प्राइस से 2 गुने से अधिक पर बिक रहे थे। बफेट ने बोर्ड मीटिंग में बर्कशायर हैथवे का नियंत्रण लेते हुए कंपनी चलाने के लिए नए अध्यक्ष केन चेस को नॉमिनेट किया। 1966 में पार्टनरशिप फर्म में बफेट का इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट $7 मिलियन तक पहुंच गया था। बर्कशायर अपना पहला 10 सेंट का डिविडेंड चुकाता है 1967 में। अक्टूबर में बफेट अपने पार्टनर को लिखते हैं कि उन्हें शेयर बाजार में कोई सौदेबाजी नहीं मिली। उनकी पार्टनरशिप अब $65 मिलियन की है। व्यक्तिगत रूप से बफेट का वैल्यू $10 मिलियन से अधिक की थी। वह संक्षेप में इन्वेस्टमेंट छोड़ने का विचार करते हैं। अमेरिकन एक्सप्रेस का एक शेयर $180 तक पहुंच जाता है, जिससे पार्टनरशिप 13 मिलियन के निवेश पर $20 मिलियन का प्रॉफिट कमाती है। बफेट के डायरेक्शन में बर्कशायर हैथवे ने नेशनल इंडेमनिटी इंश्योरेंस को $8.6 मिलियन में एक्वायर किया। 1970 में बफेट पार्टनरशिप अब पूरी तरह खत्म हो गई थी। इनकी संपत्तियों का डिसइन्वेस्टमेंट हो गया था। बफेट अब बर्कशायर हैथवे का 29% शेयर होल्ड करते हैं। वह खुद को चेयरमैन अनाउंस कर देते हैं और शेयर होल्डर को एनुअल लेटर लिखना शुरू कर देते हैं। बर्कशायर टेक्सटाइल ऑपरेशन से $45,000, इंश्योरेंस, बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट से $4.7 मिलियन कमाते हैं। बफेट की तरफ से इन्वेस्टमेंट ओरिजिनल कंपनी से अधिक प्रॉफिट बना रहे थे। 1971 में बफेट ने अपनी पत्नी के रिक्वेस्ट पर लगुना बीच कैलिफोर्निया में $1.5 लाख का घर खरीदा। 1973 स्टॉक की कीमतें गिरना शुरू हुई। बफेट उत्साह से भर गए। उनके निर्देश पर बर्कशायर 8% का नोट जारी किया। बर्कशायर ने वॉशिंगटन पोस्ट कंपनी में स्टॉक हासिल करना शुरू कर दिया। 1974 में स्टॉक की कीमतों में गिरावट के कारण बर्कशायर के स्टॉक पोर्टफोलियो का वैल्यू गिरना शुरू हो गया और बफेट की पर्सनल नेटवर्थ 50% से अधिक की गिरावट हुई। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने वॉरेन बफेट और बर्कशायर के मर्जर की एक फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करता है और इस इन्वेस्टिगेशन में कुछ नहीं मिला। बर्कशायर ने इनडायरेक्टली बफेलो इवनिंग न्यूज को $32.5 मिलियन में खरीद लिया। सूजी बफेट को एक सिंगिंग करियर बनाने के लिए छोड़ देती हैं, हालांकि आधिकारिक तौर पे उन्हें डिवोर्स नहीं देती हैं। सूजन ने एस्टन मैक से बफेट का परिचय कराया, जो बाद में उसके साथ चले गए। 1979 में बर्कशायर का एक शेयर $290 पर कारोबार करता है। बफेट का पर्सनल स्टेक लगभग $140 मिलियन का हो गया था, लेकिन वह केवल $50,000 एनुअली सैलरी पर रह रहे थे। बर्कशायर एबीसी में स्टॉक बाई करना शुरू करता है। मुंगेर और बफेट ने बर्कशायर चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन का प्लान बनाया 1981 में। 1983 में बर्कशायर अपने कॉर्पोरेटिव स्टॉक पोर्टफोलियो में 1.3 बिलियन के साथ वर्ष का क्लोज किया।
बर्कशायर स्टॉक वर्ष की शुरुआत में $775 प्रति शेयर से काम कर रहा था और समाप्त $1300 पर हुआ। बफेट की निजी संपत्ति $620 बिलियन तक पहुंच जाती है और वह पहली बार फोर्ब्स लिस्ट में अपनी जगह बना पाते हैं। बफेट ने नेब्रास्का फर्नीचर मार्ट को 60 मिलियन में खरीदा। यह अभी तक उनके सबसे अच्छे इन्वेस्टमेंट में से एक है। 1985 में बर्कशायर कपड़ा मिल को बनाए रखने के वर्षों बाद आखिर में उसे बंद कर दिया और वह इसे शेयर होल्डर से पूंजी निकालने की अनुमति देने से इनकार कर देते हैं। बफेट एबीसी और कैंप शहरों के बीच मर्जर को व्यवस्थित करने में मदद करते हैं। बफेट ने बर्कशायर के बिजनेस के लिए स्टॉक एंड फिक्चर को खरीदा। इसकी कीमत लगभग $315 मिलियन थी। 1986 में बर्कशायर हैथवे ने सोलोमन इनकॉर्पोरेशन में 12% स्टेक खरीदा, जिससे यह सबसे बड़े शेयर होल्डर बन गए। उसमें बफेट एक डायरेक्टर बन गए। अक्टूबर की तत्काल दुर्घटना और उसके बाद बर्कशायर ने अपने मूल्य का 25% खो दिया और एक शेयर $4230 से गिरकर लगभग $3170 हो गया। दुर्घटना के दिन बफेट को व्यक्तिगत रूप से $342 मिलियन का नुकसान हुआ। 1987 में RJR नबिस्को इनकॉर्पोरेशन की होस्टाइल टेकओवर फाइट के दौरान बफेट ने जॉन गुडफ्रेड को यह कहते हुए कोट करते हैं, मैं आपको बताता हूं कि मुझे सिगरेट का बिजनेस क्यों पसंद है। इसे बनाने में 1 पैसा खर्च होता है और इसे $1 में बेच देते हैं और यह एक नशे की लत है और शानदार ब्रांड लॉयल्टी है। 1988 में बफेट ने कोका कोला में स्टॉक खरीदना शुरू किया। अंततः वह $1 बिलियन में कंपनी का 7% हिस्सा खरीद लिया था। यह बर्कशायर के वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट में से एक है। 1989 बर्कशायर का एक स्टॉक $4,800 प्रति शेयर से बढ़कर $8,000 से अधिक हो गया था। बफेट के पास $3.8 बिलियन की पर्सनल स्टेक हो गया था। 1990 में जॉन गुडफ्रेड सॉलोमन ब्रदर्स के पूर्व CEO से जुड़ा एक फ्रॉड सामने आया। एक व्यापारी पॉल मोजर ट्रेजरी नियमों के द्वारा अनुमत बीड से अधिक बीड जमा कर रहा था। जब गुडफ्रेड के अटेंशन में यह लाया गया तो उन्होंने ट्रेडर को तुरंत सस्पेंड नहीं किया। 1991 इंटरिम चेयरमैन के रूप में बफेट ने साल के अंत के लिए सॉलोमन ब्रदर्स के बोनस में भारी कटौती की और सॉलोमन के फाइनेंशियल कोलैप्स से बचाने के लिए और अन्य कदम उठाए और 2003 में बर्कशायर कंट्रीब्यूशन प्रोग्राम को किसी इश्यू की वजह से समाप्त कर दिया गया। 2004 में वॉरेन की पत्नी सुजन थॉमसन शादी के 52 साल बाद डेथ हो जाती है। अपने पीछे अपने 3 बच्चों सुजन, हावर्ड और पीटर को छोड़ जाती हैं। वह और बफेट 1970 के दशक से अलग हो गए थे। 2006 कोका कोला में बर्कशायर हैथवे के सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट के बाद बफेट ने 1989 से 2006 तक कंपनी के डायरेक्टर के रूप में काम किया। वह सिटी ग्रुप ग्लोबल मार्केटिंग होल्डिंग्स, ग्राहम होल्डिंग कंपनी और जीलेट कंपनी के डायरेक्टर भी थे। बफेट ने 76 साल की उम्र में अपने लंबे समय तक रोमांटिक साथी एस्ट्रिड मेनक से शादी की। बफेट ने अनाउंस किया कि वह बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन को अपनी संपत्ति का 85% दान कर देंगे और अपना पूरा फॉर्चून चैरिटेबल कॉज के लिए दे देंगे। 2010 में बिल गेट्स और बफेट सोशल कॉज के समर्थन के लिए द गिविंग प्लेज कैंपेन बनाने के लिए एक साथ काम करते थे।
2011 में बफेट को प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया और 2012 में बफेट ने अनाउंस किया उन्हें प्रोस्टेट के कैंसर का पता चला है। जुलाई में उनका इलाज शुरू हो गया और नवंबर तक इलाज सफल हुआ। एक इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा गया कि आप सोशल मीडिया कंपनी के बारे में क्या सोचते हैं। बफेट ने कहा उन्हें फेसबुक, गूगल जैसी नई सोशल मीडिया कंपनियों के स्टॉक खरीदने से अवॉइड किया है क्योंकि उनके फ्यूचर के प्राइस का अनुमान लगाना कठिन है। उन्होंने यह भी कहा कि स्टॉक के आईपीओ लगभग हमेशा खराब इन्वेस्टमेंट होते हैं। इन्वेस्टर को उन कंपनियों की ओर देखना चाहिए जिनका 10 वर्षों में अच्छा मूल्य होगा। 2013 बफेट प्राइवेट इक्विटी ग्रुप 3G कैपिटल के साथ जे हेंज को $28 बिलियन में खरीदा। अगले 2 वर्षों में वॉरेन ने ड्यूरासेल, क्राफ्ट फूड्स ग्रुप का भी एक्वायर किया। 2015 में बफेट ने डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में हिलरी क्लिंटन का भी सपोर्ट किया। 2017 में बफेट ने IBM स्टॉक के कुछ अनुमानित 81 मिलियन शेयरों में से कुछ शेयर को बेचना शुरू कर दिया और क्या कहते हुए कि कंपनी में उतना हाई वैल्यूम अब नहीं मानते जितना वो 6 साल पहले उनका पास था। इसी साल वह एप्पल में अपना निवेश बढ़ाते हैं। यह बर्कशायर हैथवे का एक कंपनी के जनरल स्टॉक में सबसे बड़ा निवेश बन जाता है। कुछ वारंटों का प्रयोग करने के बाद बफेट लगभग 700 मिलियन शेयर के मालिक बैंक ऑफ अमेरिका के सबसे बड़े शेयर होल्डर भी बन जाते हैं। 2018 में बफेट ने बर्कशायर हैथवे के इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में JP मॉर्गन चेज एंड बैंक ऑफ न्यूयॉर्क मेलन को भी शामिल किया। जनवरी 2018 में CNBC की एक इंटरव्यू में बफेट ने कहा बिटकॉइन या अन्य क्रिप्टो करेंसी को लेकर रिसेंट क्रेज की अच्छी एंडिंग नहीं होगी और यह कहते हुए कि यह कब होगा या कैसे होगा मुझे नहीं पता। 2019 में 25 फरवरी को CNBC के एक इंटरव्यू में बफेट ने एडमिट किया कि क्राफ्ट हेंज के लिए उन्होंने अधिक पेमेंट दिया है लेकिन वह कंपनी के शेयर खरीदने या बेचने की योजना नहीं बना रहे। 1 मई 2021 को बर्कशायर हैथवे शेयर होल्डर की एनुअल मीटिंग में मुंगेर ने सुझाव दिया कि हाबिल को बफेट के उत्तराधिकारी के रूप में नामित किया जाएगा। 2 दिन बाद CNBC के एक इंटरव्यू में बफेट ने कंफर्म किया कि नॉन इंश्योरेंस बिजनेस चलाने वाली कंपनी के वाइस चेयरमैन एवेल वास्तव में उनका स्थान लेंगे। हालांकि बफेट ने कहा उनकी जल्द रिटायर होने की कोई योजना नहीं है। बफेट ने बहुत सारे टेलीविज़न और फिल्म अपीयरेंस दी है जिसमें कुछ फेमस वॉल स्ट्रीट, मनी नेवर स्लीप, द ऑफिस शामिल हैं। वह चार्ली रोज पर 10 बार गेस्ट रह चुके हैं और HBO डॉक्यूमेंट्री फीचर बीइंग वॉरेन बफेट और BBC प्रोडक्शन द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट मनी मेकर का था। वॉरेन बफेट ने अक्टूबर 2008 में द एसे ऑफ वॉरेन बफेट पब्लिश किया। वॉरेन बफेट को ओरेकल ऑफ ओमाहा भी कहा जाता है। ओरेकल एक स्पिरिचुअल मीडियम है जो सलाह या भविष्यवाणी देता है। क्योंकि बफेट अच्छा प्रदर्शन करने वाले शेयरों को अक्सर सेलेक्ट करते हैं और क्योंकि उनका ओमाहा से संबंध है इसलिए उन्हें ओमाहा का ओरेकल कहा जाता है। वॉरेन बफेट की नेट वर्थ फोर्स की रिपोर्ट के अनुसार अप्रॉक्स $110 बिलियन है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, बर्कशायर हैथवे की एक शेयर की वैल्यू लगभग $4.6 मिलियन है जो कि इंडियन रुपीज में लगभग 3.84 करोड़ होगा। बफेट के इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी के 9 गोल्डन रूल। फर्स्ट, लुक फॉर द मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सेकंड, फोकस ऑन क्वालिटी।
Third, don't follow the crowd. Fourth, don't fear market crashes and corrections. Fifth, approach your investment with long-term mindset. Sixth, don't be afraid to sell if the scenario change. 7. Learn the basic of value investing. 8. Understand compounding. And 9. Research and reflect. इन 9 इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी हैं जो वॉरेन बफेट को अब तक का सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनाते हैं। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।